नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लिंग जांच करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लिंग जांच गिरोह से जुड़े चिकित्सक को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा, आरोपी युवक को भेजा 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। पुलिस कर रही है जांच। कुरुक्षेत्र सिविल सर्जन एसके नैन ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं। जो भी व्यक्ति, कर्मचारी और चिकित्सक लिंग जांच मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत शाहबाद में एक निजी चिकित्सक के साथ मिलकर लिंग जांच करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह में शामिल आरोपी महिला व युवक को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने महिला को न्यायिक हिरासत में लिया और युवक को पूछताछ के लिए 1 दिन की पुलिस रिमांड पर दिया। हालांकि आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। अंबाला व कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम ने गत दिवस शाहबाद के लाडवा रोड पर स्थित एक निजी चिकित्सालय में योजनाबद्ध तरीके से लिंग जांच के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह में आरोपी चिकित्सक अचानक कला में रहने वाली एक एएनएम और एक युवक के साथ मिलकर लिंग जांच करने का काम लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि इस रैकेट में शामिल लोगों के कारण हजारों लड़कियों को कोख में ही मार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के लोगों के कारण ही जिला कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात 859 पर पहुंच गया है। शाहबाद में लाडवा रोड पर स्थित एक निजी चिकित्सालय में लिंग जांच गिरोह को पकड़ने के लिए अंबाला से ही एक फर्जी ग्राहक को भेजा था। उन्होंने बताया कि टीम के सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से अचानक गांव की लिंग जांच करने वाली महिला व युवक को 15,000 रुपए देकर चिकित्सक के साथ लिंग जांच करने का सौदा तय किया। इस सौदे के अनुसार मंगलवार को फर्जी ग्राहक को दलालों के माध्यम से लिंग जांच करने के लिए बुलवाया। टीम के सदस्यों ने 15,000 रुपए के नोटों पर हस्ताक्षर कर और दलाल ग्राहक को लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे। इसमें से 10,000 रुपए चिकित्सक ने रखे और 5,000 रुपए दलाल आरोपी महिला को दिए। इस 5,000 रुपए की राशि को भी टीम के सदस्यों ने बरामद किया। कल दिनांक 13/10/2015 को अंबाला के सिविल सर्जन द्वारा हमें सूचना मिली कि आपके क्षेत्र के अंदर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हम एक टीम का गठन किया है जिसमें डेकोई भी है और इन्फॉर्मर भी है और उसको 15,000 रुपये दे करके भेजा जा रहा है। तो डॉक्टर सिविल सर्जन अंबाला ने जो नोट उनको दिए थे वही नोट 2 हमारी आशा वर्कर थी, एक जिस प्रेग्नेंट लेडी का जिसका होना था, एक बीच में टाउट थी और एक गुरदास मान जो कि गाड़ी लेकर के आया था, शाहबाद में इकट्ठे हुए और हेयर अस्पताल शाहबाद के अंदर वो उस लेडी को लेकर के गए जहाँ पे उसका गर्भ की जांच की गई और उसको लड़का बताया गया। डॉक्टर को 15,000 रुपये टाउट ने दिए तो उसमें डॉक्टर ने 10,000 रुपये रख लिए, 5,000 रुपये कमीशन के तौर पे टाउट को दिए। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करवा करके वहाँ से बाहर निकले तो अंबाला की टीम व कुरुक्षेत्र की टीम ने पुलिस की उपस्थिति में वहाँ पे छापा मारा और टाउट को 5,000 रुपये के साथ बरामद कर लिया। उनके टेलीफोन भी बरामद किए गए और उनकी कार को भी बरामद पुलिस ने कर लिया। लेकिन डॉक्टर हेयर जिनके पास 10,000 रुपये थे वो वहाँ से फरार हो गए और अब हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है आईपीसी और पीएनडीटी की विभिन्न धाराओं में और पुलिस इसकी गहनता से जाँच कर रही है। शीघ्र ही परिणाम आपके सामने आएंगे। कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उनको कोर्ट में पेश किया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम गुरदास मान और तुला देवी है और तुला देवी को जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया, गुरदास मान को पुलिस रिमांड पे भेजा गया है और डॉक्टर हेयर फरार है और उनको ढूंढने की प्रक्रिया चालू है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। दवा की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ भारत के समस्त दवा विक्रेताओं का देशव्यापी बंद। आज देश भर के करीब 8 लाख केमिस्ट आज हड़ताल पर।
दवा विक्रेताओं के अनुसार ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट 1940 के तहत दवा ऑनलाइन बिक्री अवैध। सीएम सिटी करनाल के सभी दवा विक्रेताओं ने किया बंद। महावीर दल हॉस्पिटल के सामने इकट्ठा होकर जताया विरोध और दिया एकजुटता का परिचय। वहीं दवा की दुकानें बंद होने के कारण बीमार लोगों को आ रही है भारी परेशानी। सीएम सिटी करनाल में भी सभी दवा विक्रेता आज सुबह से ही हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस तरह से दवा विक्रेता हड़ताल पर नहीं जा सकते उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। वहीं हड़ताल की वजह से मरीज और उनके परिजन दवाई लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे है ये ऑनलाइन मेडिसिन जो सेल हो रही हैं उस विषय में किए हैं। एक्चुअली हमारी एक ना AICD है जो हमारी पेरेंट बॉडी है एसोसिएशन की, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन होती है। तो हम इसके 7 लाख मेंबर हैं और हमारे पास 70 लाख एम्प्लॉइज़ हैं। तो यदि ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाता है तो हमारे पूरे सभी बिजनेस में भी बुरा इफेक्ट करता है और कई लोगों का तो धंधा भी बंद हो सकता है। इसमें कस्टमर को डायरेक्ट फायदा है, उसको अपोज क्यों करते हैं? वो इसलिए अपोज करते हैं कि मेडिसिन उसमें नशे की दवाइयाँ भी आएंगी, उसमें MT बिल जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन आ सकती हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो बिना फार्मासिस्ट के नहीं बिक सकती। और ये लोग डायरेक्ट बिलिंग करेंगे तो जो पेशेंट होगा उसके घर गलत मेडिसिन भी पहुंच सकती है और गलत मेडिसिन से नुकसान भी हो सकता है पेशेंट का। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। करनाल पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने CIA 1 कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले दिनों 4 व 5 अक्टूबर को लूट की वारदात ITI चौक पर घटित हुई थी। उन्हें लेकर पुलिस गंभीर थी और आरोपियों को पकड़ लिया गया। करनाल पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने CIA 1 कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर बताया कि पिछले दिनों 4 व 5 अक्टूबर को लूट की जो वारदात ITI चौक पर घटित हुई थी उन्हें लेकर पुलिस गंभीर थी तथा इन वारदातों को सुलझाने की कमान CIA 1 के अधिकारी दीपक कुमार को सौंपी गई, जिन्होंने अपनी टीम फॉरेंसिक व साइबर विशेषज्ञों की मदद से लूट करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आज यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए SP पंकज नैन ने बताया कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पिछले दिनों ITI चौक पर लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उन्हें गाड़ी में बिठाया तथा उनकी जेबों में जितनी नकदी थी सब लूट ली और उसके बाद बंदूक की नोक पर पीड़ितों के ATM कार्ड से जितना पैसा निकाल सकता था निकलवा लिया और उन्हें रास्ते में फेंक दिया। करनाल पुलिस को जिन लूट के शिकार लोगों ने शिकायत दी थी उसमें से तुषार कुमार से 3000, अर्पण काम्बोज से 5000 रुपए नगद व 20,000 रुपए ATM से व दीपक मुख्य थे जिनसे लूट हुई थी। इस खुलासे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी पर आरोपी लोगों को लिफ्ट देते थे वह गाड़ी भी चोरी की होती थी तथा उस पर असली की जगह नकली नंबर प्लेट भी लगाई जाती थी जिससे वो लोग पुलिस की पकड़ में न आ सके। SP पंकज नैन ने बताया कि ये सभी आरोपी पहले से ही नामी मुजरिम हैं। सभी पर पंजाब और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गगन निवासी लुधियाना, हरविंदर उर्फ हैप्पी निवासी मोहाली, श्रीपाल निवासी सरहिंद, आनंद उर्फ गोल्डन निवासी मोहाली तथा गुड्डू कश्यप निवासी संबल हालिया पता चिरकपुर के रूप में की गई है। इनमें से गगन पर करीब 30 मुकदमे दर्ज तथा पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड अपराधी है तथा हरविंदर पर हत्या सहित कई मामले पहले ही दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल, 2 लाठी डंडे, इस्तेमाल की गई चोरी की गाड़ी व फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। हमारे हाईवे पे जो एक ही दिन में एक ही रात में लूट की 3 वारदात हुई थी उनको कबूला है। इसके साथ साथ जब इनसे और फर्दर इंटेरोगेशन की गई तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसने पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी इस तरीके की लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। इनका मेन तरीका हाईवे पर आदमियों को लिफ्ट देना और उसके बाद उनसे ATM के थ्रू या फिर जो उनकी जेब में पैसे थे उनको लूट लेना इनका लूट करने का मेन तरीका होता था। ये एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इसने अभी तक की जो हमारी पूछताछ निकली है उसमें 23 ऐसी वारदातों को कबूल किया है और पिछली कई सालों में करनाल पुलिस की हिस्ट्री में एक इतना बड़े गैंग को हमने गिरफ़्तार किया है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारी CIA 1 की टीम की। जो इन्होंने जो व्यक्ति गिरफ़्तार हुए हैं उनके नाम है गगन पुत्र रामलाल, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। हरविंदर उर्फ हैप्पी है, ये मोहाली का रहने वाला है।
श्रीपाल, इसको डिज़ायर भी बोलते हैं, ये सरहंद पंजाब का है। आनंद पुत्र बलबीर सिंह, इसका नाम दूसरा नाम गोल्डी भी है, ये भी मोहाली पंजाब का रहने वाला है। और जो पांचवा है वो है गुड्डू कश्यप पुत्र डोरी, ये संभल में रहता है और अभी जीरकपुर में कहीं किराए का मकान लेकर वहाँ पर करने का तरीका होता था। वो पहले ये 1 या 2 व्हीकल को चुराते थे और उस चुराए हुए व्हीकल में गलत नंबर, एक नकली नंबर प्लेट लगाकर उसके बाद ये हाईवे पे निकल लेते थे। और हाईवे पे जो भी व्यक्ति इनसे लिफ्ट मांगता था रात के टाइम, उस व्यक्ति को सबसे पहले ये उसकी जेब में जितना भी कैश होता था उसको लूटते थे। उसके बाद उसको नियरेस्ट एटीएम पर लेकर जाते थे और उस एटीएम से उसको पिस्तौल के बल पर या चाकू के बल पर या अन्य कोई हथियार दिखाकर उससे जितने भी पैसे एटीएम में होते थे या जितनी मैक्सिमम लिमिट से वो पैसे निकल सकते थे वो निकलवा के उस व्यक्ति को फिर किसी सुनसान जगह पर ये छोड़ के चले जाते थे। जिसके बारे में मैंने बातचीत की, इस पे करीब पहले भी ऐसे 30 मुकदमे दर्ज है। पंजाब पुलिस का ये मोस्ट वांटेड है और पंजाब पुलिस भी काफ़ी दिन से इसकी तलाश में थी। हरविंदर उर्फ हैप्पी पर भी मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं और बाकी जो व्यक्ति हैं उन पर भी चोरी और लूटपाट के कुछ अन्य मुकदमे। एक लाठी, डंडे, टॉर्च और जो गाड़ी थी जिसमें इन्होंने हमारी वारदातों को भी अंजाम दिया था वो गिरफ्तार। करनाल से मुशर्रफ राणा की रिपोर्ट। विधानसभा के फर्जी नियुक्ति मामले में आज निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मामले की जांच कर रहे सीएसपी सलीम खान के कंट्रोल रूम स्थित दफ्तर में पहुंच गए। जिंदाबाद दिग्विजय सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद दिग्विजय सिंह, जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। विधानसभा के फर्जी नियुक्ति मामले में आज निर्धारित समय में 10 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मामले की जांच कर रहे सीएसपी सलीम खान के कंट्रोल रूम स्थित दफ्तर में पहुंच गए। सीएसपी ऑफिस में केवल सिंह और उनके वकील अजय गुप्ता को ही प्रवेश दिया गया। यहाँ उनसे बंद कमरे में पूछताछ की गई। एसआईटी के 270 सवालों में 2 घंटे में केवल 70 सवालों पर ही पूछताछ हो पाई। उधर कंट्रोल रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। उधर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। हंगामे के बाद कंट्रोल रूम के सामने का रास्ता वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। सिंह के बयान दर्ज कराने के लिए सीएसपी ऑफिस आने के लिए बंगले से निकलने से लेकर उनके जांच अधिकारी के ऑफिस के बाहर निकलने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर लगा रहा। पूरे समय दिग्विजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगते रहे। उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह पूरे समय वहीं मौजूद रहे। 3:45 बजे यह संकेत आने पर कि बयान दर्ज हो चुके हैं तो सिंह की गाड़ी वहां लगाई गई तो नारे और तेज हो गए। हम देख रहे हैं बढ़िया सा इस पे टाइमिंग बहुत घंटे पूछताछ चली है और पूछताछ में
पूरे समय वह प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछते रहे और जिसका जवाब दिग्विजय सिंह जी द्वारा दिया गया है और बताया गया है कि जो भी उस समय की कार्रवाई की गई थी वो मंत्रिपरिषद के द्वारा की गई थी, उनके अकेले द्वारा नहीं की गई थी और ये मध्य प्रदेश के रूल्स ऑफ बिजनेस नियम कायदे में इसकी परमिशन है। उनके द्वारा ये भी एक प्रश्न उठाया गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को उसी राज्य की पुलिस किस प्रकार अन्वेषण का भाग बना सकती है। अगर मंत्रिपरिषद के निर्णय से कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसको हाईकोर्ट में याचिका लगानी होगी। अगर याचिका लगाने पर हाईकोर्ट ये मानेगी कि मंत्रिपरिषद का निर्णय गलत है तो वो उस पर विचार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, तो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। अगर जब सामूहिक निर्णय है तो उसमें अपराध होना या आपराधिक कोई बात होना ये गलत है। एसआईटी ने कुछ दोबारा पूछताछ करने की बात की और सवालों की संख्या थी, कितने सवाल थे? लगभग 98 प्रश्न बने पूछताछ के और सभी प्रश्नों का उत्तर बराबरी से दिया गया। आगे बुलाने की अभी तो कोई ऐसी इंडिकेशन उन्होंने हमको नहीं दी है, लेकिन भविष्य में अगर वो उचित समझेंगे या जरूरी समझेंगे और नोटिस देंगे तो हम लोग हाजिर होंगे। सर, सीनियर नेता से 5 घंटे पूछताछ हुई है तो आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल भी? अब ये पॉलिटिकल है कि नहीं है ये तो आप उनसे पूछिए। हमारा तो ये मानना है शुरू से कि दिग्विजय सिंह जी का ये मानना है शुरू से कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए एक पुराना 18 साल पूर्व का मुकदमा ढूंढ ढांड के बनाया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में व्यापम में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हीं की पिटीशन के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की भी बात सुप्रीम कोर्ट में की गई है और वे सीधे मुख्यमंत्री पे क्योंकि निशान हम लगा रहे हैं तो इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए प्रकरण बनाया गया। अजय गुप्ता जी, एक सवाल और कि दिग्विजय सिंह जी जो भी सवाल पूछे गए उनका यही कहना है कि फर्जी नियुक्तियों को लेकर आपसे आरोप है, उसके तर्क में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि कोई नियुक्ति फर्जी नहीं है, पूरे नियम कायदे से नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन के उपरांत की गई हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए ऐसे निर्णयों को किसी अन्वेषण का हिस्सा नहीं बनाया जाता। उसके लिए क्या प्रोसेस है? यदि वो जाना चाहेंगे यदि इस तरीके का फर्जी बढ़ा हुआ है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते? एफआईआर दर्ज करना विवेचक का विषय है। अब विवेचक ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो ऐसा नहीं है कि विवेचना के बाद मामला खत्म नहीं किया जा सकता। अगर अभी भी उनको समझ और अगर कानून की सही व्याख्या वो कर सकेंगे तो अभी भी प्रकरण खत्म किया जा सकता है। तो प्रकरण खत्म करने के आगे प्रोसेस क्या रहेगी उन लोगों के लिए? अब ये तो उनसे पूछिए, मैं क्या बताऊँ। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हुए एक हादसे में एक युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सुबह यह सभी युवक अपना शारीरिक टेस्ट कराने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हुए एक हादसे में युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सुबह यह सभी युवक अपना शारीरिक टेस्ट देने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। तेज आंधी और बरसात से बचने के लिए युवक रेन शेटर के नीचे खड़े हो गए। आंधी तेज होने के कारण एक पेड़ टूटकर रेन शेटर के ऊपर गिर गया, जिसके कारण रेन शेटर के नीचे खड़े सभी युवक इसकी चपेट में आ गए, जिस कारण एक युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सभी युवक बरसात और आंधी से बचने के लिए रेन शेटर के नीचे खड़े हुए थे। सभी घायलों को पठानकोट के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एसएसपी पठानकोट आर.के. बख्शी ने बताया कि सेना की भर्ती के दौरान हुए इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और बाकी 6 युवक घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पठानकोट के साथ पड़ते कस्बा माधवपुर में सेना की भर्ती के दौरान तेज आंधी और तूफान के कारण रेन शेटर पर पेड़ गिरने के कारण भर्ती होने आए नौजवान इसके नीचे आ गए, जिन्हें इलाज के लिए पठानकोट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अस्पताल एसएमओ डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने बताया कि उनके पास इलाज के लिए जख्मी हालत में युवक को लाया गया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, बाकी घायल युवकों का इलाज चल रहा है। शैड के उत्ते वृक्ष गिरन करके जिहड़ी कैजुअलिटी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ और ਜਿਹੜੇ 6 ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ और 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਬਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਣੀ
ਤਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾਲ 2 SHO ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ JNK ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਆਲ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ 'ਚ डेथ हो गई है, बड़ी माड़ी घटना है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।